सेल्यूलॉइड के सितारे। लिख दूं नाम तेरा, पेड़ों पे लिख दूं नाम तेरा, फूलों से लिख दूं नाम तेरा, और तेरे नाम के साथ जोड़ दूं क्या नाम मेरा, नाम मेरा। दिल चाहे आसमां पे लिख दूं नाम तेरा, इस ज़मीं पे लिख दूं नाम तेरा। कुछ लोग मोहब्बत करके हो जाते हैं बर्बाद, कुछ लोग मोहब्बत करके कर देते हैं बर्बाद, कुछ लोग मोहब्बत करके हो जाते हैं बर्बाद, कुछ लोग मोहब्बत करके कर देते हैं बर्बाद। किस नाम से याद करेंगे हम तुमको आज के बाद, कुछ लोग मोहब्बत करके हो जाते हैं बर्बाद, कुछ लोग मोहब्बत करके कर देते हैं बर्बाद। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस ज़मीं से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस ज़मीं से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। जब चाहा यारा तुमने, आंखों से मारा तुमने, होठों से जिंदा कर दिया, जब चाहा यारा तुमने, आंखों से मारा तुमने, होठों से जिंदा कर दिया। अरे तुम्हारी मर्जी पे चल रहे हैं, खता हमारी क्या हो। जब चाहा यारा तुमने, आंखों से मारा तुमने, होठों से जिंदा कर दिया। दोस्तों, इन आवाजों को तो आप पहचानते ही हैं। ये अलग अलग आवाजें उस एक अभिनेता की अदाकारी को हमारे जहन में ताज़ा कर देती हैं, जिन्होंने अभिनय के अलावा निर्माण और निर्देशन में भी अपनी प्रतिभा और क्षमता का परिचय दिया। सुनिए हिंदी फिल्म जगत के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर से कमल शर्मा की बातचीत। राजीव जी, आप जिस परिवार में आपका बचपन बीता, जैसा परिवेश था, पूरा का पूरा फिल्मी था, उसके कुछ यादें हमें बताइए बचपन की। कैसे, किन किन लोगों को आपने देखा अपने घर में आते हुए, अपने पिता के अलावा, जो कि खुद एक बहुत बड़े फिल्मकार, एक बहुत बड़े एक्टर, एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, और किन किन हस्तियों को आपने देखा जाना? बात यह है कि जैसे आपने कहा कि मेरी पैदाइशी इस परिवार में है। ज़्यादातर हमें हमेशा मेरे पिताजी, मेरे माताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे हमेशा, कि तुम जो अगले दिन स्कूल होता था तो स्कूल जाना पड़ता था। हालांकि पढ़ाई में कोई मन था नहीं। पहले हमेशा ये कहा था कि पहले अपनी पढ़ाई करो, अपने एजुकेशन करो, उसके बाद आगे जब बड़े होंगे आप तो पिक्चर में आप ज्वाइन कर लें। लेकिन मैं ऐसा करता था कि मैं हमेशा कभी जैसा मुझे मौका मिलता था मैं आगे आ जाता था स्टूडियो में, ताकि मैं लोगों को देखूं, एक्टरों को देखूं, जो फिल्में, जो तस्वीरें मेरे पिताजी तब बना रहे थे, उन लोगों से बातचीत करूं, उन लोगों से मिलूं, सेट पे चले जाऊं, कैमरे के पीछे जाके कैमरे के थ्रू देखूं। ये
बचपन से शौकिया तौर पे मैं हमेशा करता था। और कभी कभी पार्टियों में जब शाम को घर में दावत होती थी तो जो फिल्मों में जो जो मेरे पिताजी के साथ में फिल्मों में काम कर रहे थे वो आते थे। जैसे हम पिताजी के सबसे बड़े अजीज दोस्त थे राजेंद्र कुमार जी, जय किशन, मुकेश और मेराम जोकर में रशियन एक्टर लोग थे जो आते थे घर पे, तो उन लोग से मिलना जुलना। मुझे याद है दारा सिंह जी जब आते थे तो पार्टी में कभी मुझे हमेशा, जब भी मैं उनसे मिलता था वो हमेशा मुझे उठाकर, जैसे डंबल्स को उठाते हैं और अपने बेंच प्रेस करते हैं वेट्स को लेके, वो मुझे उठा के घूमते थे हर जगह। प्रेम चोपड़ा जी आते थे, प्रेम चोपड़ा जी मेरे मासड़ हैं, लेकिन जब मैं उनको देखता था मुझे ऐसा डर लगता था कि मैं बिस्तर के नीचे जाकर छुप जाता था कि प्रेम जी आए हैं, ये पिक्चर के विलन हैं, ये मुझे उठाकर ले जाएंगे। और बचपन से मैं बहुत बड़ा फैन था राखी जी का, तो जब भी राखी जी आर के स्टूडियो में शूटिंग करती थी तो कभी ना कभी वो आके मुझे कभी मिलती थी। मैं छोटा था तो घर पे आ जाती थी कि आज छुट्टी है तो वहां पे राजीव होंगे। अब जब वो जब आती थी तो मैं शर्मा के बिस्तर के नीचे छुप जाता था क्योंकि वो हमेशा मुझे आती थी, मुझे लपेटती थी और एक आध कभी फोरहेड पे या गाल पे एक आध चुम्मी दे के फिर वापस आ जाता है बच्चे के तौर पे। तो ये सब शौकिया तौर पे इन लोग से मुलाकात हुई है और थोड़ी थोड़ी चीज़ें इनसे सीखने को मिली हैं जो बचपन, मतलब ज़्यादातर तो ये चीज़ें जो छोटे बच्चों को तो नहीं बोली जाती हैं, ये तो बाद में जब मैं असिस्टेंट बना तब जानकारी और ज्ञान पाया। और ज़्यादा क्या है कि जब मेरी पैदाइशी इस परिवार में है तो ज़्यादा ऐसा कुछ और लगता नहीं है क्योंकि बचपन से ही आवन जावन लोगों की जो फिल्मों से ताल्लुकात रखते हैं उनको देखा जाए। लेकिन आपको जैसे स्कूल में ऐसा लगता था कि आप एक खास पिता के बेटे हैं जिनका बहुत नाम है। जी, आपका कहना सही है। क्या होता है कि जब आप एक बहुत बड़े कलाकार, बहुत बड़े हस्ती के घराने से आते हैं, उनके बेटे हैं, तो फ़र्क इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं। एडवांटेज तो ये है कि भाई आप राज कपूर साहब के सबसे छोटे बेटे हैं। अब बचपन में जब मैं छोटा था, तब जब मैं बोलूँ जब मैं कुछ शायद 9 या 10 या 11 साल 9 या 10 साल का था तो एक बड़े फख्र से कहता था कि भाई देखो मैं राज कपूर का बेटा हूँ। और जैसे उम्र आगे बढ़ते रहती है तो ये कहना उचित नहीं होता, कहना सही नहीं होता कि तुम राज कपूर के बेटे हो। तुम्हें वो करना चाहिए जो मेरे पिताजी हमेशा मुझे बोलते थे कि तुम्हें अपने आप को उतना बड़ा बनाना चाहिए, उतना अपने आप को काबिल समझना चाहिए, लोगों पर भरोसा रखना चाहिए और लोगों को तुम पर भरोसा रखना चाहिए कि कल तुम्हें कोई बोले अरे जब मैं जाऊं रास्ते पे तो क्या भैया ये तो राजीव कपूर का बाप जा रहा है। ठीक है, मुझे गर्व है कि मैं एक बहुत बढ़िया खानदान से आया हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सामने वाला जब देखता है तो ये देखना चाहता है क्या है कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि यू मेजर्ड बाय द सेम यार्डस्टिक, कि आपको उसी गौर से मेजर किया जाता है कि भाई तुम क्या करोगे। जैसे स्कूल में भी, अच्छा जिस स्कूल में मैं था, अब यहाँ से चंबूर से कुलाबा जाना कैंपिंग स्कूल में, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों के बेटे आते थे, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे आते थे। और हमारे मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने मुझे वहाँ पे पढ़ाया क्योंकि वो बॉम्बे का सबसे बेहतरीन स्कूल उस ज़माने में था। तो बोले कि भाई हमारे बच्चों को सबसे बेहतरीन एजुकेशन होनी चाहिए। मेरे सारे भाई भी वहाँ पढ़े, मेरे कज़न भी वहाँ पढ़े। अच्छा वो होता था कि भाई ये राज कपूर के बेटे हैं, चंबूर से आते हैं, गाड़ी में आते हैं, गाड़ी बाहर रहती है। अब जब तक स्कूल में था तो गाड़ी मिलती थी जाने के लिए कि चंबूर से वहाँ कोलाबा जाना है। जब असिस्टेंट बना तो बाद में बीएसटी बस में और लोकल ट्रेन में घूमता था मैं। क्यों? पिताजी ने बोला कि बेटा तुमको जब तक हमने सिखाना था और तुम्हें ज्ञान देना था, तुम्हारी एजुकेशन करनी थी, तो सब दिया। अब तुम्हारी परीक्षा ये है कि तुम अपने आप को कैसे काबिलियत बनाओगे, अपने आप को कैसे समझाओगे, अपने आप को कैसे बड़ा बनाओगे, जब तक तुम सारी चीजें दुनिया में नहीं देखोगे। क्योंकि तुम एक बड़े बाप के बेटे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज तुम्हें एक गोल्डन स्पून से दिया जाए। जब तक देना था हमने दिया। अब खुद करो, खुद बनो, खुद कमाओ, खुद की गाड़ी खरीदो और खुद उसमें जाओ। उसका मजा कुछ और है, उसका मतलब कुछ और है। तब मैं बीएसटी बस, लोकल ट्रेन, जब मैं असिस्टेंट था, हर जगह शूटिंग पे जब जाता था, आज भी आप मुझे बोलो तो मुझे रूट्स मालूम है, नंबर मालूम है बस के। सामने वाला कुछ नया आदमी आता तो वो हैरान तो हो ही जाता है कि भैया आपको कैसे मालूम कि 352 कहाँ जाती है, 8 लिमिटेड कहाँ जाती है, 1 लिमिटेड कहाँ जाती है। मतलब भैया जा चुका हूँ, उसका मैंने तजुर्बा किया है, इसलिए तो बोल पा रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि इसीलिए आपके पिता जो हैं, जिन्होंने
एक कॉमन मैन जो होता है उसको बहुत नज़दीक से समझा था, और उसको क्या पसंद है नापसंद है, वो सारी दुख, वो सारे जो खुशियाँ होती हैं जो एक आम इंसान की होती हैं, उसको बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही गंभीरता से महसूस करते थे। और वही चीज़ उन्होंने आपको भी उसका एहसास दिलाने के लिए कि ज़िंदगी सही मायने में यही है। पापा ने कॉमन मैन को बहुत नज़दीक से देखा था, क्योंकि उन्होंने इसकी जानकारी की थी, उसका तजुर्बा किया था। उन्होंने बचपन से, अपने बचपन से देखा था। जब कलकत्ता से आए थे, बम्बई में आए थे, पेशावर में उनकी वहाँ पैदाइशी हुई थी, तो उन्होंने हमेशा देखा और बोला कि एक कॉमन मैन है वो आदमी जो हर आदमी को बड़ा बनाता है। अमीर तो अमीर वहाँ रहेगा, तो वो तो नीचे देखता नहीं है, पर एक कॉमन मैन है जो आदमी ड्रीम करता है, जिसे ये फीलिंग है कि मैं जिंदगी में कुछ बनना चाहूं और मैं ये बनना चाहूं और मैं बन के दिखाऊंगा। और इसलिए उन्होंने मुझे हमेशा ये बोला कि तजुर्बा करो, तुम देखो कि एक कॉमन मैन कैसा जीता है, वो कैसे रहता है, कैसे काम करता है, कैसे कमाता है, कैसे अपने कमाकर अपने पूरे परिवार को संभालता है। ये सब जब तक तुम नहीं देखोगे, तो जिंदगी में जब तुम डायरेक्टर बनना चाहोगे, तो अगर तुम्हें उस वक्त ये कहानी में अगर पोर्ट्रे करना हो, तो अगर उसकी जानकारी नहीं होगी, तुम करोगे कैसे? तो ये सारी चीजें मिलाकर उन्होंने मुझे बताई थी और सिखाई। राजीव जी, क्या इसीलिए उनकी फिल्मों में उनकी ज़्यादातर जो कहानियाँ थी वो आम आदमी के सपनों के आसपास, उसकी हसरतों के, तमन्नाओं के आसपास घूमती रहीं? उनका संगीत बहुत कामयाब हुआ, गाने तो उनके बहुत बेहतरीन हैं, बहुत पसंद हैं। वो तो मैं इतने बता सकता हूँ कि शायद आपके प्रोग्राम से आगे वक्त निकल जाए, लेकिन जो जहन में और दिल में फिलहाल अभी गाना याद आ रहा है वो है मेरा नाम जोकर का गाना, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना का। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूप दिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं,
तो शुरुआत आपने कहाँ से की? मैंने शुरुआत की जब मैं स्कूल खत्म करके जब मैं असिस्टेंट बना, मैं राहुल रवेल का असिस्टेंट बना, तब मुझे राज साहब ने कहा था कि बेसिकली एक अप्रेंटिस के तौर पे तुम पहले वहाँ अपनी शुरुआत करो, ताकि जो बेसिक एलिमेंट्री बातें हैं होती हैं एक निर्देशक बनने की, निर्माता बनने की, एडिटर बनने की और फिल्म मेकिंग की, तुम वहाँ से सीखो। वहाँ से मैंने शुरू किया क्लैपर बॉय की तरह से। बहुत मार खाई, बहुत लातें खाई, बहुत गिरे पड़े, गालियाँ भी खाई। ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ ट्रेनिंग के तौर पे एक हिस्सा था, एक लेसन था। आपने बर्दाश्त भी की और आपने कभी ये नहीं जाहिर होने दिया कि मेरे पिता राज कपूर हैं या मैं राजीव कपूर हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता? जी बिल्कुल नहीं। आज के असिस्टेंट को अगर ये चीज़ें, अगर आज आप किसी असिस्टेंट को बोलकर या ऐसा तरीका दिखाकर करें, वो तो अगले दिन काम नौकरी छोड़ के चले जाएगा या आपसे झगड़ा मोड़ लेगा या आप पर केस कर लेगा। लेकिन हम ये समझते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा एक लेसन था सीखने का, उस रास्ते का, कि भाई आप जब तक ये सब नहीं सहोगे, जब तक ये सब नहीं जानोगे, तो आप मजबूत कैसे बनोगे। एक आदमी को मजबूत बनाना, उसे हर चीज़ सहनी पड़ती है। असिस्टेंट होता है, वो बॉस नहीं होता। और अगर एक आदमी इस रास्ते से गुजरे और इस चीज को सहे और जाने और समझे, तो वो सही सीखता है, सही रास्ते पे चलता है और फिर जाके आगे कुछ बन पाता है। फिर तो हर आदमी की अपनी अपनी किस्मत होती है। जब राहुल रवेल साहब के साथ 2-3 साल निकले, फिर मैं बना असिस्टेंट राज साहब का प्रेम रोग में। हम शूटिंग कर रहे थे मैसूर में, 2 फिल्में बन रही थी, बीवी और प्रेम रोग, जहाँ पर मैं राहुल रवेल साहब के साथ में था। और राज साहब ने जब शूटिंग खत्म हुई तो राज साहब ने अभी कहा कि अब तुम मुझे ज्वाइन कर लो, कि तब तक उन्होंने ये बात समझ ली थी और जान ली थी कि बेटे को कुछ ना कुछ बेसिक बातें समझने आने लगी हैं। और फिर बहुत नाक रगड़ी साहब। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि राज साहब, आज जो भी मैं अगर निर्देशक बना हूँ और जो भी मैं एक कलाकार बना हूँ, अगर थोड़ी ज्ञान हासिल की है, जानकारी की है या जो भी प्राप्त किया है, मैं वो सब राज साहब पर ओन करता हूँ, सब उनसे सीखा है। अगर वो सारी बातें तब नहीं जानी होती, नहीं सीखी होती, तो शायद आज ये मैं कुछ नहीं कर पाता। जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं, क्राफ्टशिप है, एडिटिंग है, राज साहब ने हर डिपार्टमेंट में मुझे धीरे धीरे करके डाला। और फिर जब डाला, सिर्फ बताया नहीं, लेकिन मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी तक दी कि तुम ये करो। अगर कोई उनसे आके डिस्ट्रीब्यूट बोलता था, राज साहब वो ट्रेलर बन गया है, बोलता जी मुझे नहीं मालूम, आप जाके राजीव से पूछो। तो जब उस वक्त जब आप सीख रहे हैं और आप छोटे हैं, मैं 18 साल का था उस वक्त, मतलब हाँ 17-18 साल का था, जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आदमी खुद ब खुद एक स्ट्रांग आदमी बन जाता है। तो अब ऐसा है कि बात का सिलसिला जो है आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे कि एक गीत आप अपनी पसंद का और सुनने वालों तक पहुंचाएं। मुझे एक गाना और अच्छा लगता है, जो राम तेरी गंगा मैली का गाना है, जो उनकी आखिरी फिल्म थी, सुन साहिबा सुन। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। सुन सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। मैंने तुझे चुन
राजीव साहब, पिता यदि बहुत बड़े हीरो हैं तो वो चाहते हैं उनका बेटा भी हीरो बन जाए और उसको वो उनके नाम का, उनकी पोजीशन का उसको फ़ायदा मिलता है। और हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे फिल्म कलाकार हैं, उनके बेटे जो हैं, उनकी बेटियां जो हैं फिल्मों में हैं। और आप भी चाहते तो 18 साल की उम्र में, अगर आपने जैसे बात की कि मैंने शुरुआत की, और उस समय तो एक सपना ही होता सबका कि भाई वो भी हीरो बने और पर्दे पर अपना नाम रोशन करें, बिखेरें, तो आप एक्टिंग की बजाय उस तरफ चले गए आप। अब देखिए, हर इंसान का अपना अपना शौक होता है। मुझे बचपन से, जैसे मैंने आपसे कहा था कि बचपन में मैं किस तरह आर के स्टूडियो आ जाता था या दूसरे स्टूडियो में चले जाता था, हमेशा कैमरे के पीछे, कभी ट्रॉली पर, कभी क्रेन पर, कभी मेकअप रूम में, कभी ड्रेस रूम में, तो कभी आर्ट रूम में, तो कभी कारपेंटरी डिपार्टमेंट में, क्योंकि बचपन से शौक था मुझे कि मैं कैमरे के पीछे डायरेक्टर बनूं। और हर आदमी असिस्टेंट बनता है पहले इस फील्ड में आने के लिए, ताकि वो इसका ज्ञान हासिल करे। एक्टर में बना, बाद में बना, जब मैं 20 साल का था, और वो भी मैं एक्टर बना बाहर, खुद की पिताजी की फिल्म में नहीं, क्योंकि वो ये चाहते थे खुद करो जैसे मैंने किया था। ऐसा क्यों होना चाहिए कि मुझे तुम्हें लॉन्च करना चाहिए, हर चीज तुम्हें अपने हाथ में, या हर चीज तुम्हें एक चांदी की थाली में क्यों चाहिए? खुद जाओ, लड़ो, फिर जाके तुम्हें जिंदगी का एहसास होगा, जिंदगी की तकलीफों का एहसास होगा, जिंदगी की नजदीकियों का एहसास होगा। तो उसी तरीके से मैंने किया। कुछ फिल्में चली, कुछ फिल्में नहीं चली, और जिस दिन मुझे ये राज साहब ने खुद खबर दी कि वो मुझे राम तेरी गंगा में ले रहे हैं, तो मुझे 3 दिन तो नींद नहीं आई कि जिस आदमी के नीचे मैंने असिस्टेंट के तौर पे काम किया। अब देखिए, पिताजी तो घर पे हैं, वो तो हमेशा बोलते थे पिताजी मैं तुम्हारा घर पे हूं, लेकिन जब मैं स्टूडियो में हूं और सेट पे हूं तो वो मेरे गुरु थे। लेकिन उस दरमियान मैं अपने आप पर फिल्में बनाता था, वीडियो पे, वीडियो नया नया आया था, तो मैं अपने आप पर ट्रेन, अपने से अपना खुद का स्क्रीन टेस्ट लेता था, अपने आप को खुद डायरेक्ट करता था, खुद एडिट करता था, खुद एक्टिंग करता था, खुद म्यूजिक डालता था अपने 2-4 यार दोस्तों के साथ में, 2-4 कलीगों के साथ में। तो उस चीज से मुझे थोड़ी कॉन्फिडेंस मिली। ये चीज हमेशा मैंने सीखी कि कैमरा इज योर फ्रेंड। जैसे कैमरा को देखा जैसे एक आदमी को खड़ा हुआ है सामने, कैमरा कॉन्शियस कभी हुआ नहीं। हाँ, थोड़ी सी नर्वसनेस हुई थी जिस दिन मैं राज कपूर साहब के सामने पहला शॉट दे रहा था, और नर्वसनेस ये थी कि भाई मैं डायलॉग सही बोल रहा हूं ये नहीं बोल रहा हूं। और जैसे शॉट खत्म हुआ, उन्होंने बोला वेरी गुड, फर्स्ट क्लास, शाबाश। एक आध बार कभी गलतियां हो जाती हैं, थोड़े ऐसे तरीके से डायलॉग बोले तो उन्होंने बोला भैया अपने तरीके से बोलो, राज कपूर ऐसा कर चुका है, बोल चुका है। और फिर क्या हुआ कि राम तेरी के दरमियान भी जब मैं काम कर रहा था उनके साथ में, मैं असिस्टेंट भी था। जब मैं शूटिंग नहीं करता था तो मैं सेट पे होता था, उसकी एडिटिंग पे भी चले जाता था, राज साहब को असिस्टेंट भी कर लेता था, प्रोडक्शन भी संभाल लेता था। ये सब चीजें मैंने तजुर्बा की हैं। हमारे श्रोताओं को इंतजार है एक और गाने का आपकी तरफ से। मुझे गाना और बहुत बेहतरीन लगता है, ये फिल्म थी ये वादा रहा, जिसमें मेरे भाई ने काम किया था, ऋषि ने। उस गाने का नाम है तू ही यहीं दिल ने जिसे अपना कहा। मिल जाए
है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूँ वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। सेल्यूलॉइड के सितारे। दोस्तों, विविध भारती से प्रसारित इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राजीव कपूर से कमल शर्मा की बातचीत। जब आप असिस्टेंट थे तो कितने पैसे मिलते थे आपको? जब मैंने शुरुआत की मुझे 500 रुपये मिलते थे महीने के, जिसमें से 50 रुपये मैं अपनी माँ को देता था, और 450 रुपये में जिस दिन मुझे पैसे मिलने लगे तो मैंने घर से पैसे लेना बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं, अब मैं अपना कमाऊंगा जैसे कमाऊंगा। वो बात अलग है कि अगर कोई एल्डर सिस्टर आ जाती थी या कोई आंटी आ जाते थे, कभी हाथ में 200 रुपये थमा दिए, 100 रुपये थमा दिए, 1000 रुपये थमा दिए, तो लॉटरी लगने वाली बात होती थी। क्योंकि आप उस वक्त जवान था, मैं 18-19 का था, गर्लफ्रेंडें भी होती थी, उनको बाहर ले जाना पड़ता था। एक आध कभी बाहर गए, खाना पीना भी करना पड़ता है, नया नया सिगरेट भी पीना शुरू किया था, वो भी खरीदना पड़ता है, बहुत चीज़ देखनी पड़ती है। कभी कोई बाहर फॉरेन चले गए तो शर्ट वर्ट ले आए, पैंट ले आए, तो बहुत मज़ा आता था कि भैया फ्री आ गया है। उसके बाद जब मैं राहुल साहब के साथ था, जब राहुल रविल जी के साथ में था लव स्टोरी में, उसके बाद जब मैं आरके ज्वाइन हुआ तो फिर मेरी थोड़ी सी, जब मैं अप्रेंटिस से, क्लैपर बॉय से असिस्टेंट नंबर 2 हो गया तो थोड़ी सी तरक्की हो गई थी। तब मुझे 1000 रुपये मिलते थे, 1000 रुपये मिलते थे। उसके बाद धीरे धीरे करके मैक्सिमम लिमिट हुआ था 1500। उसके बाद जब हीरो बना, जब पैसे मिले हीरो बनने के, तो मैं, वो कहते हैं ना कि एक आदमी ओवरनाइट पागल हो जाता है, जिसने हर महीने 1500 रुपये कमाए और ओवरनाइट ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, 1.5 लाख रुपए हाथ में आ जाता है, तो आदमी को समझ आती क्या करेंगे। तो जिस वक्त वो आया, सबसे पहले मैं क्या है, मैं टिकट खरीदी और हिंदुस्तान छोड़ के बाहर निकल गया, फॉरेन चले गया कि भाई फॉरेन देख के आओ, अपने खुद के पैसे में फॉरेन गया हूँ मैं। राम तेरी गंगा मैली की कामयाबी को लेकर के क्या रिएक्शन था जब ये फिल्म मकबूल हुई? सबसे पहले पिता के, राज कपूर साहब के, उनके क्या उद्गार थे? हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि पहले जब नया एक्टर बना तो मुझे लोग शम्मी कपूर के स्टाइल में काम करवाने की कोशिश करते थे, और जाने ना जाने अनजान में मैं कभी कभी कर लेता था, लेकिन जैसे 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 साल बीतते गए, तजुर्बा होता रहा, तो मैं अपने आप को चेंज करता रहा, जब तक राम तेरी गंगा मैली में मैंने काम किया। और सबसे बेहतरीन बात ये थी कि राज साहब को ये लगा, और जनता को ये लगा, और लोगों को ये लगा जब राम तेरी गंगा मैली रिलीज हुई कि ये शम्मी कपूर नहीं है, ये राजीव कपूर है, ये शम्मी कपूर जैसे एक्टिंग नहीं करता। और उन्होंने ये बात मुझे बहुत, मतलब उन्होंने ये बहुत संभाल के मुझे और मुझसे काम करवाया, ताकि जब फिल्म रिलीज हो तो ये ना बोले यार ये तो शम्मी कपूर ही है कि एक्टिंग करता है। जब फिल्म रिलीज हुई, फिल्म ने सफलता पाई, पिक्चर हिट हुई, लोगों ने देखा। आज मैं, अगर लोग मुझे जानते भी हैं तो राम तेरी गंगा मैली की वजह से जानते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी हिट फिल्म मेरी वही है। और लोगों ने ये कहा कि भैया तुमने बहुत बेहतरीन काम किया है, और इसमें तुम अपना खुद बे खुद लगते हो, जो तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए, उसमें तुम शम्मी कपूर नहीं लगते हो। और ये चीज़ मेरा ख्याल है राज साहब को बहुत पसंद आई थी। और मुझे ये याद है कि राज साहब हमेशा मुझसे ये कहते थे कि बेटे हमेशा अपने आंखों से काम करना, जो चीज़ तुम अपने आंखों से बोल सकते हो वो संवादों में सिर्फ नहीं बोला जाता। जबकि वो खुद भी अपनी आंखों का बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल करते थे। और ये बात को मैं भी मानता हूँ। जिस वक्त मैंने प्रेम ग्रंथ भी बनाई तो मैं इस पर गौर करता था कि माधुरी जी और ऋषि जी को ये बोल के कि जी अपने संवादों के साथ में, अपने डायलॉग्स के साथ में अपने आंखों से ज़्यादा काम करो। और कोशिश ये करता था कि कहीं ना कहीं म्यूजिकली आंखों से आदमी बोल ले, उसमें और जज्बात और प्यार वाली बातें होती हैं जो सिर्फ अगर डायलॉग में बोल के आदमी निकल जाए। ये चीज़ मैंने अपने एज एन एक्टर राम तेरी गंगा मैली बात सीखी। तो एक एक्टर में और कौन कौन सी खासियत होती है, कुछ और बताइए कि जो उन्होंने आपको बताई हो। जल्दी ना बोलो, ऊंचे आवाज से ना बोलो, अगर जरूरत है तब बोलो, और ठहराव से काम करो। जैसे कहते थे कि जब गाने होते हैं तो गाने के जो लिरिक्स हैं उन लिरिक्स को पहले समझो। ये नहीं कि तुमने गाना सीख लिया और बोल दिया ABCD खत्म करके बोल के निकल गए। पहले समझो कि वो लड़का क्या कहना चाह रहा है, और उसका जो जवाब होगा वो किस किस्म का जवाब होगा, और जो रिएक्शन तुम दोगे इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिंग इज रिएक्टिंग एंड रिएक्टिंग इज एक्टिंग। तो चूंकि संगीत की बात चली है, गाने की बात चली है, तो एक गाना हो जाए।
जी, मुझे एक और गाना बहुत पसंद है फिल्म रॉकी से। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ 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 यही प्यार है। हाँ यही प्यार है। पहले मैं समझा कुछ और वजह इन बातों की, लेकिन अब जाना कहाँ नींद गई मेरी रातों की। जागती रहती हूँ मैं भी, चांद निकलता नहीं। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? बोलो बोलो ना। हाँ यही प्यार है। अब कुछ भी हो दिल पे कोई जोर तो चलता नहीं, दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। जैसे फूलों के मौसम में ये दिल खिलते हैं प्रेमी, ऐसे ही क्या पतझड़ में भी मिलते हैं। रुत
यही प्यार है, दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। हाँ 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 यही प्यार है, क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। राजीव जी, राज कपूर साहब अपने फिल्मों के संगीत को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग रहते थे और ये सुनने में आया कि बाकायदा जो सीटिंग्स होती थी उनमें वो भाग लिया करते थे और खूब काम करते थे। मतलब एक तो उनकी पूरी टीम ही थी अपने आप में। बताएंगे कैसे म्यूजिक पे वो काम किया करते थे? देखिए, शंकर जयकिशन जी का ईरा तो मुझे याद नहीं है कि मैं बहुत छोटा था, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रविंद्र जैन, मैं इनके बारे में ज़रूर कह सकता हूँ कि राज साहब को संगीत का बहुत शौक था। संगीत उनके रगों में, उनके खून में दौड़ता था। और सबसे ये सारी बातों को जोड़कर मैं आपको सिर्फ एक ही बात बता सकता हूं कि जिसे आपको याद होगा कि प्रेम रोग में एक बहुत बेहतरीन सीन था नंदा जी और पद्मिनी कोल्हापुरे के बीच में, जहां पे नंदा जी आके बोलते हैं पद्मिनी को कि सोते जागते उठते बैठते देव 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 देव, एक ही आदमी का नाम तो लेते रहती है, ये प्यार नहीं तो क्या है। तो ये चीज और ये सीन राज कपूर साहब खुद जिंदगी में है, क्योंकि वो शख्स, वो फिल्म मेकर, वो शोमैन सवेरे से लेके, मैं ये नहीं बोलूंगा रात तक, लेकिन अगले दिन सवेरे तक 24 घंटे सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते गाते खाते पीते हर चीज करते हुए सिर्फ अपनी तस्वीर के बारे में सोचते थे, जिसमें संगीत बनता है, जिससे सीन्स बनते हैं, जिससे डायलॉग्स बनते हैं, जिससे क्या नहीं बनता है। क्योंकि मैंने वो 3-4 साल में जब मैं उनका असिस्टेंट था, मतलब बाकी सालों भी में भी खुद देखा है कि किस तरीके से कहां से इनके अंतर से ये बातें निकल जाती हैं। और वो सीन खुद उन्होंने अपने से ही लिखा कि सोते जागते उठते बैठते काम 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 काम। अगर ये पैशन, ये लगन नहीं है तो और क्या है? कहते हैं कि इंडियन सिनेमा के सबसे छोटे डायरेक्टर, छोटी उम्र के डायरेक्टर, जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की, और उस उम्र में जबकि बहुत सारे लड़कियां संघर्ष कर रहे होते हैं, और ये कह लें कि अभी उनका बचपन भी उनसे छूटा नहीं होता है, उस एज में उन्होंने वो काम कर दिखाया। तो आपको ऐसा लगता है कि वो अपने समय के लोगों से काफ़ी आगे थे? जी, उन्होंने वो चीज़ें तब बताई, तब की, जो चीज़ें आज रेलेवेंट है और आज हो रही हैं। अगर आवारा तब बनी थी, आवारा का प्रॉब्लम आज भी है। अगर आग, जो उनकी पहली तस्वीर थी, वो चीज़ें अभी भी होती हैं। अगर जैसे लोगों ने कहा था जब उन्होंने मेरा नाम जोकर बनाई थी कि इन्होंने, राज साहब ने, जो पहले फिल्म रिलीज हुई, फिल्म नहीं चली, उसके बाद 20 साल बाद में जब फिल्म रिलीज हुई तो फिर सिल्वर जुबली चल गई, पिक्चर बहुत चली, बेहतरीन चली। तो लोगों ने बोला राज कपूर ने उस वक्त फिल्म बनाई थी जो 20 साल अपने समय से पहले थी। वो आदमी हमेशा तब सोचता था, वो आदमी है जिसने फिल्म बनाई जिस देश में गंगा बहती है, कि हम गंगा माँ है, हम गंगा की पवित्र कसम खाते हैं। वही शख्स ने बाद में जाके फिल्म वही बनाई, राम तेरी गंगा मैली, कि कहाँ से गंगा शुरू होती है जो पवित्र है और कहाँ कलकत्ता में आके जाके खराब हो जाती है। क्यों? कि हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो तौर तरीके हैं वो खराब है, हमारा अंतर खराब है। तो ये चीजें आदमी तब सोचता है और तब उसने पोर्ट्रे की है, जो अपने समय से बहुत पहले, जो आदमी दूर, हमेशा दूर की सोचता था। हमेशा मुझे भी बोलते थे कि बेटा आगे लुक बियॉन्ड, आगे की सोचो, तो कहीं ना कहीं जाके बातें करंट होंगी। वो थे राजीव जी। आपने इतना समृद्ध अनुभव लिया फिल्मों में, जहां शुरुआत आपने की क्लैपर बॉय से की, और उसके बाद में एक ऐसे पिता जो अपने आप इंस्टीट्यूट थे, और तमाम तरह के अनुभव लेने के बाद में आज फिल्म को आप अपने माध्यम से क्या दे रहे हैं? क्या कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर हम बात करना चाहेंगे। क्या करना चाह रहे हैं इन दिनों आप
फिल्म के या टेलीविजन को लेकर के? फिलहाल तो 2 फिल्में फ्लोर पे हम डालने की कोशिश में हैं। मतलब अभी शुरू करेंगे, जो एक रणधीर जी डायरेक्ट करेंगे। वैसे 3 फिल्में बनाएंगे, जो एक रणधीर जी करेंगे, एक ऋषि जी करेंगे और एक मैं भी करूँगा। पहले तो अभी शुरुआत तो रणधीर जी के साथ में कर रहे हैं। अभी प्रोजेक्ट पूरा बन रहा है, कहानी पे काम चालू है। और टेलीविज़न के साथ में भी मैं एक प्राइवेट चैनल के लिए एक सीरियल के साथ में नेगोशिएशन में हूँ। कहानी तैयार है, वो भी लिखी जा रही है, एपिसोड लिखे जा रहे हैं उसके। और मेरा ख्याल है अगर मैं भला समझता हूँ तो वो भी 1 आध महीने के अंदर हम शूटिंग शुरू कर लेंगे टेलीविज़न सीरियल का। और धीरे धीरे करके देखिए, जैसे मैं समझता हूँ कि हर चीज़ धीरे धीरे अपने अपने टाइम पे, अपने अपने वक्त पे और अपने अपने सही ढंग के तरीके से करना चाहिए। अगर कुछ ज़्यादा ही सोच लें, कुछ ओवर ट्रेडिंग कर लें, क्योंकि मैं 10 पिक्चरें शुरू कर रहा हूँ, जैसे आजकल नया फैशन बन गया है कि हर आदमी बोलता है जी मैं 6 पिक्चरें शुरू कर रहा हूँ, मैं पब्लिक जा रहा हूँ, तो मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं वो कर रहा हूँ, तो मैं .com कर रहा हूँ। एक सही तरीके से बन जाए साहब, उसकी सफलता मिल जाए, बहुत बड़ी बात होती है। तो राजीव जी, आरके का जो एक ट्रेंड रहा है कहानी को लेकर के, म्यूजिक को लेकर के, तो ये चीज़ क्या उसकी बात की फिल्मों में और वो चाहे टेलीविज़न का भी काम हो, उसमें नजर आएगी, उसको आप मेंटेन करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल जी, टेलीविज़न हो या फिल्म हो, काम काम होता है, क्रिएटिविटी होती है, कला कला है। कोशिश करूँगा हर तरीके से, हर जोश से, हर माध्यम से कि मैं सही काम करूँ, आरके फिल्म्स का नाम रोशन करूँ और अपने पिताजी का नाम रोशन करूं और लोगों का मनोरंजन करूं। आखिर आप या फिल्म बनाओ या टेलीविजन में आओ, बात तो मनोरंजन की होती है, या रेडियो में सुनो, बात तो मनोरंजन की होती है। तो मनोरंजन की बात चली, रेडियो की बात चली है, गाने का इंतजार है हमारे श्रोताओं को। मुझे एक गाना और पसंद है, वो है इवनिंग इन पेरिस का गाना है, रात के हम सफर। जाके लौटे नहीं, और क्या ला रही है
सुबह प्यार की। राजीव साहब, एक थोड़ा सा हट करके सवाल है, होली जो है वो आरके स्टूडियो की बड़ी मशहूर रही है, कुछ यादगार कोई उससे जुड़ा संस्मरण हो तो जरूर बताइए। जी, होली आरके से मतलब बचपन से लेके हमेशा ये सुनते आए थे। होली खेली भी है और बहुत फेमस थी हर जगह। लोग आज भी पूछते हैं साहब कि आरके की होली तो हमेशा फेमस रही है, आपने इसे बंद क्यों किया। मसला कि होली के लिए लोग वेट करते थे कि जिस दिन होली होगी तो हम 1 बजे हमको मालूम है कि हमको आरके आना है। क्यों, आरके में किस किस्म के लोग आते थे, एक्टर आते थे, जो चीज़ें होती थी, नाच गाना होता था, रंग बिरंगी बातें होती थी, नाच गाना खाना पीना सब कुछ बहुत एक अलग तरीके से और बहुत मज़ेदार तरीके से होती थी। लेकिन क्या हुआ कि जैसे साल बीतने लगे, लोग अपने घर में फिर खुद खेलने लग गए और फिर ग्रुपिज्म हो गई। लोग ने बोला यार आज वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। और फिर क्या हुआ कि जिन लोगों को दावत दिया जाता था या जो लोग खुद में खुद आते थे, फिर बहुत सारे गेट क्रैशर आने लग गए। अब रंग में तो आप पहचान नहीं सकते ना किसी को, भैया ये इसे दावत दी है या नहीं दी है, या ये गेट क्रैशर है या कौन है। और फिर जैसे साल बीतने लगे, जैसे 86, 85, 86, 87 हुआ, 88, राज साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उनको अस्थमा का बहुत प्रॉब्लम था। तो ये गुलाल तो भाई अस्थमा के लिए तो बहुत ही ख़तरनाक और पॉइजन चीज़ है। और फिर जिस तरीके से मतलब लोगों ने अपने अपने घरों में शुरू कर लिया खेलना, तो राज साहब के दिमाग में, दिन में, जहन में ये बात थी कि भाई 88 की बात है कि अब मेरा ख्याल है ये आखिरी साल हम होली करेंगे, इसके बाद बंद कर देते हैं। अपने घर वालों को और 2-4 जो लोग के बच्चों लोग के दोस्त यार हैं बुला के घर पे ही करेंगे 50-60 लोगों के बीच में। तो उन्होंने डिसाइड किया, अब 88 में वो गुजरे। उसके बाद आज 12 साल हो गए, आरके में होली कभी खेली नहीं है। शगन के तौर पे घर में खेल लेते हैं और या यार दोस्तों के घर में, या 5, 6, 10, 12, 15 लोग घर पे आ जाते हैं, घर पे कर लेते हैं। बड़ी ताजुब की बात और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप हैरान होंगे कि 88 में राज साहब गुजरे, 89, 90, 91 तक 3 साल तक लोग होली के दिन आरके के बाहर आ जाते थे कि शायद अभी हो चालू करेंगे, शायद अभी चालू करेंगे, शायद कोई लोग आएंगे, शायद कुछ। अच्छा, वो लोग जिन्होंने इससे ये एक टूरिस्ट के तौर पर जान लिया था कि भैया आरके में होली होती है, आरके में हमको जाना है। रोमांस को उन्होंने बहुत अलग अंदाज में पेंट किया सेल्यूलॉइड पर, और वो कहते हैं कि एक समय तक आदर्श बना रहा। और हिंदुस्तान का आम जो युवा है वो भी उस नज़रिए से, जैसे अपनी प्रेमिका को भी देखने का उसका जो अंदाज है बात करने का, वो शायद जैसे होता ना कि इंस्पायर होता किसी फिल्म के सीन से, उन गानों से, कुछ ऐसी बात थी। तो रोमांस को लेकर के या पेंट करने को लेकर के उनका क्या नज़रिया था फिल्म के साथ में काम करते हुए? कभी कोई ऐसी बात उन्होंने कही हो कि इसको इस तरह से किया जाना चाहिए और ये लोगों को तभी छू पाएगा? कोई ऐसी बात उन्होंने कभी कही आपसे? जी हाँ, कही है उन्होंने, कुछ बहुत अच्छी बातें कही हैं। बेसिकली तो रोमांटिस्ट तो थे ही थे, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो तजुर्बे एज ए यंगस्टर जो उन्होंने जो किया होगा और एक्सपीरियंस किया होगा, तो वो चीज़ें उन्होंने हमेशा बोलते थे, कुछ ऐसा करो, उसे ऐसा कर लो, और वो खूबसूरत बातें कहते थे। लेकिन साहब कहाँ आज रोमांस, आज तो रोमांस अलग किस्म का ही हो गया है। उस वक्त अगर आप छू भी लेते थे तो करंट पास होता था। आज उसका रोमांस तो अलग ही किस्म का रोमांस है। वो रोमांटिस्ट थे, वो बात ही उनकी अलग थी। और बहुत कुछ मैं हमेशा ये समझता हूँ, बहुत कुछ जो उनके अंदर से आता था वो उनकी ज़िंदगी के कुछ तजुर्बे निकलते थे बाहर। तो ऐसा है कि रोमांस की बात चलिए, और उनकी फिल्मों में बहुत सारे गाने एक से एक रोमांटिक रहे हैं। वो उनकी फिल्म का गाना हो सकता है, आपकी पसंद का, या किसी दूसरी फिल्म का भी हो सकता है। कोई ऐसा गाना जो पूरे माहौल को ही बदल के रख दे? इस वक्त हमारे सुनने वालों को इंतजार है उस गाने का। अब ये गाना तो बहुत इस बात से जुड़ा हुआ है। फिल्म बॉबी का गाना है, बेशक मंदिर मस्जिद मत तोड़ो, बुले शाह ये कहता। बहुत ही खूबसूरत, रोमांटिक और दिल को छूने वाला गाना है। आइए सुनते हैं। पर प्यार भरा दिल का
दिल में दिलबर रहता, जिस पलड़े में तुले मोहब्बत, जिस पलड़े में तुले मोहब्बत, उसमें चांदी नहीं तोलना। तौबा मेरी ना ढोलना, मैं नहीं बोलना, ओ नहीं बोलना जा, मैं नहीं बोलना जा, ओ मैं नहीं बोलना जा, बोलना मैं नहीं बोलना। तौबा मेरी ना ढोलना, मैं नहीं बोलना। राजीव जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, वो कि इतने सारे आपके पास में संस्मरण होंगे, यादें होंगी, उनमें से कोई एक ऐसा जो हमारे श्रोताओं को भी आप सुनाना चाहेंगे, कोई यादगार संस्मरण हो तो जरूर बांटें। बातें तो बहुत हैं, याद करने वाली चीजें बहुत हैं। सिर्फ इतना कहूंगा कि ऐसा कभी दिन में या ऐसा कभी कोई वक्त नहीं गुजरा जहां पर मैंने पापा को याद नहीं किया, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा, सब कुछ उनसे ही सीखा। और जिंदगी की नज़दीकियाँ वाली चीज़ें, बारीकियाँ, और दिन ब दिन जैसे चीज़ें आप आगे बढ़ते हैं, आप तजुर्बा करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी बात जो उन्होंने की है कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन बस उन्हें हमेशा याद करता हूँ, हमेशा याद करते रहूँगा। ऐसे इंसान रोज़ पैदा नहीं होते। शुक्रिया बहुत बहुत। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपने निशान, इसके साथ जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम हैं जहाँ। अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्म अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राजीव कपूर से कमल शर्मा की बातचीत।
इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया सुमति शिगांडे, विनायक तडवलकर और संजय वाडीकर ने। प्रस्तुति सहायिका थी आशा नायगम। इसे आपकी सेवा में विविध भारती की ओर से प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।